नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3338 की नोटिस कब इशू होती है। बहुत लोगों के मन में एक शंका होती है कि सर्वे हो गया, एनेक्सर आ गया तो 3338 की नोटिस आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, फ़ोन भी करते हैं। तो दोस्तों, आज ये चीज़ पहले हम जान लें कि 3338 की नोटिस कब आती है। तो दोस्तों, प्रोसीजर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहला चरण है कि जो भी झोपड़पट्टी है वहाँ के लोग एकत्र आके एक कमेटी का निर्माण करें, एक संस्था बनाएं, तो प्रपोज संस्था, और उसके बाद वो एप्लीकेशन करेंगे इशारे को कि वो भी डेवलपमेंट के इच्छुक है, जिसमें उनको बताना होगा कि सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं वो सब सहमत हैं डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद एसआरए उस चीज़ को रिकमेंड करेगा कंपनी अथॉरिटी के पास। कंपनी अथॉरिटी सोसाइटी को लेटर लिखेगी कि आपकी जो भी सहमति है, लोगों की सहमति, वो सहमति की कॉपी दीजिए, तो हम सर्वे का काम चालू करेंगे। सर्वे, बायोमेट्रिक सर्वे होने के बाद आपका एनेक्शल 2 की प्रारूप यादी लगेगी। अब प्रारूप यादी इसलिए लगाई जाती है कि सपोज आपके क्षेत्र में अगर किसी के झोपड़े अपात्र हो गए, किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए प्रारूप यादी निकाली जाती है। उसके अंदर जो भी अपात्र होते हैं या अनिर्णित होते हैं, तो उनके नाम की एक लिस्ट बना के सोसाइटी को भेजी जाती है और उस क्षेत्र में लगाई जाती है कि एक दिन मुकर्रर तय की जाता है। उस दिन को हेयरिंग रखी जाती है और कहा जाता है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करे, जिससे फाइनल इलेक्शन 2 बनाने के समय आपकी पात्रता सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद वो हियरिंग के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के बाद लोगों की पात्रता सुनिश्चित होती है। अब उसके बाद फाइनल एनेक्शल 2 होता है। एनेक्शल 2 फाइनल होने के बाद कंपनी अथॉरिटी का काम है कि उस चीज़ की डेवलपर को भेजे कि इस चीज़ की एक प्रसिद्धि की जाए, उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में उसकी प्रसिद्धि की जाए। सोसाइटी की जो भी ऑफिस है, उस ऑफिस में कॉपी रखी जाए लोगों को देखने के लिए, और वहाँ पे क्षेत्र में जो भी एनेक्चर बना है उस चीज़ को वहाँ पे रखा जाए, पब्लिश किया जाए, ताकि लोग देख सके कि उनके नाम का स्टेटस क्या है, उनकी झोपड़ी का, जो कि मैंने पहले बताया था कि सर्कुलर 66 में अंदर जो भी एनेक्चर 2 फाइनल होता है तो उस चीज़ को प्रसिद्धि यानी पब्लिकेशन करना मैंडेटरी है, हालांकि कोई करता नहीं है। अब उसके बाद कंपनी अथॉरिटी उस एनेक्सर 2 की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, एसआरए के डिप्टी कलेक्टर एसआरए के पास भेजी जाएगी। डिप्टी कलेक्टर एसआरए का काम है उस जो भी एनेक्सर 2 की यादी है उसको वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन करने के बाद वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उस यादी को क्लियरेंस करने के बाद जो भी अगर सोसाइटी ने जो भी डेवलपर चुना है उस डेवलपर को इंटीमेट करेगा कि आप जो भी एनेक्सर 1, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, जैसे कि मैंने समझाया कि एनेक्सर 1 स्टेटस ऑफ लैंड, कि जो भी लैंड है वो स्लम डिक्लेयर्ड है या नहीं, आपकी जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे आप डेवलपमेंट करने जा रहे हो, क्या उसका कोई भी मामला विवादित कोर्ट में तो नहीं है, अगर कोर्ट में है तो उस पर स्टे है या नहीं है, इस चीज़ को क्लियरेंस किया है। अब उसके बाद एनेक्सर 3 मैंने बताया बिल्डर की आर्थिक क्षमता। तो बिल्डर की आर्थिक क्षमता के लिए डेवलपर एनेक्सर 3 देगा।
उसकी आर्थिक क्षमता क्या है, उसने मुंबई में पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ क्या काम किया, सब डिटेल्स उनको सबमिट करना पड़ेगा। तो वो डेवलपर वहाँ की डेवलपमेंट के लिए उनकी पात्रता सिद्ध होगी। उसके बाद आता है एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 में आता है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, उस मालिक से डेवलपर सोसाइटी का कन्विंस हुआ है या नहीं, वो सब चीज़ों का ब्यौरा उसके अंदर रहता है, वो भर के सबमिट करना पड़ता है। अब उसके बाद डेवलपर को वहाँ भी सर्वे प्लान, प्रॉपर्टी कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो डेवलपर सबमिट करेगा, जिसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट SRA में भेजेगा, ताकि वहाँ से उनका क्लियरेंस हो जाए कि जो भी डेवलपर्स ने डिटेल्स दिए वो सही है या गलत है। वहाँ से इनका क्लियरेंस आने के बाद तब इनको LOI निर्गमित की जाएगी, लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब इरादा पत्र। अब इरादा पत्र जैसे वो निकालेंगे, जो भी अधिकारी है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, वो AR के पास लेटर भेजेंगे कि ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी का जो भी नाम रखना है या नाम इनका फिक्स है, तो इनका जो भी क्लियरेंस है करके इनके बैंक के अकाउंट खोले जाए और इनके इलेक्शंस लेके कमेटी चुनी जाए और सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया जाए। अब ये चीज़ AR डिपार्टमेंट के हाथ में आ गया कि सोसाइटी रजिस्टर करना है, सोसाइटी के अकाउंट खुलवाना है, तो उससे मंजूरी मिलेगी तो सोसाइटी का अकाउंट खुलेगा। अब अकाउंट खुलने के बाद आपकी मेंबरशिप्स होगी, जो मैंने बताया कि 100 रुपीज़ जो मेंबरशिप है, उस समय पहले के ज़माने में 1 रुपये लगते थे, कि अभी वो 100 रुपये कर दिए गए, तो 100 रुपये की मेंबरशिप्स होगी। अब मेंबरशिप की बात, अब ये तो AR डिपार्टमेंट काम हो गया। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होगा कि LOI के बाद जो भी उसकी शर्तें हैं वो क्लियर करने के बाद, वहाँ पे डेवलपर्स बहुत सारी शर्तें, उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह सब कुछ भरना पड़ता है। उस चीज़ के बारे में बाद में बताऊंगा कभी, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कि वो जो भी कंडीशंस है वो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ अच्छे से। उसके बाद आपको IOA, इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, डेवलपर को इशू होगा। अब इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल की जो कंडीशंस है वो क्लियर करने के बाद डेवलपर प्लान सबमिट करेगा। अब प्लान सबमिट करेगा तो आप समझ लीजिए कि अब समय आ गया है उस क्षेत्र में झोपड़ों को खाली करने का। अब ये डेवलपर्स के ऊपर है कि ये जो भी प्रक्रिया है कितने दिनों में पूरी करता है। इन सर्वे से लेके IOA प्लान पुटअप करने तक वो 1 साल में क्लियर करता है 2 साल में करता है या 3 साल। बहुत जगह तो हमने देखे है कि भाई IOA आने के बाद भी 5-5, 6-6 साल तक आगे प्लान वगैरह पुटअप नहीं होते हैं। तो डेवलपर की कैपेसिटी के ऊपर है कि कितना फास्ट काम करता है। अब प्लान पुटअप होने के बाद तब यहाँ पे जो भी झोपड़ी धारक, जिन्हें कहा कि असहभागी, अब दूसरी यहाँ पे एक चीज आती है असहभागी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पहला प्रपोजल लेते हैं, एनेक्सल 2 बनता है, तो बोलते हैं कि हमारी 70% है, अभी 51% है, हमारी सहमति हो गई है। तो 51 सहमति के बाद एनेक्सल 2 बनता है। अब उसके बाद जैसे ही झोपड़े खाली करने की बात आती है, तो वहाँ पे ये होते हैं कि झोपड़ी धारक असहभागी है। ये कुछ अटपटी सी बातें हैं जो न डिपार्टमेंट सुनता है, न कोर्ट सुनता है, ना आपकी सोसाइटी, ना बिल्डर। यहाँ तो हमने बहुत चीजें ऐसी देखी है कि जो कार्यकारी मंडल में लोग हैं उनके ऊपर भी 33-38 आती है, उनके ऊपर भी 33-38 की नोटिस इशू होती है। तो दोस्तों मुझे बताइए, जो कार्यकारिणी मंडल संभाल रहा है, जो मंडल में प्रतिनिधि है, मेंबर है वहां पे कार्यकारिणी मंडल का सभासद, वो असहभागी कैसे हो सकता है? तो ऐसी सी घटनाएं इस SRA में होती रहती है। अब उसके बाद जो 33-38 की प्रोसीजर है, तो दोस्तों 33-38 का जो प्रोसीजर होता है वो तो जो झोपड़ी धारक है, जिसके नाम पे झोपड़ी वहाँ पे एनेक्शन में आई है, उसके नाम से 33-38 की नोटिस इशू होती है, जिसके अंदर
कुछ लोग बोलते हैं 30 नोटिस आ जाएगी तो हमको 48 घंटे में खाली करना, ऐसा नहीं है दोस्तों। 30 के तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, और उसमें सक्षम प्राधिकारी है डिप्टी कलेक्टर SRA। जो पहले जो एनेक्चर बनाता था वही 30 की नोटिस देता था, लेकिन अभी SRA ने सब अपने हाथ में ले लिया है, और वहाँ पे आपको नोटिस के साथ में डेट दिया जाएगा कि इस डेट पे सुनवाई है, आपका क्या कहना है, आप इस बारे में जो भी कहना है आप डिटेल में बताइए। अब ये चीज़ आ गई। अब उस डेट की हियरिंग में दोस्तों वहाँ पे 30 मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि आप सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं, वहाँ से आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, चाहे सरकार ने कितने भी सर्कुलर्स बना दिए। अभी तो पहले के जब हमारे समय में 30 में तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। अभी 210A का सर्कुलर बनाया है CO SRA ने, लेकिन उस सर्कुलर का भी पालन खुद SRA के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर SRA हो गई, तो डिप्टी कलेक्टर SRA को 38 नोटिस इशू करने के पहले ये देखना है क्या डेवलपर ने 210A में जो भी कंडीशन दिए है कि डेवलपर ने पूरी की है या नहीं की, लेकिन वो नोटिस निकाल देते हैं। क्योंकि डिप्टी कलेक्टर SRA को थोड़ा घर खाली करना है, घर तो आपको खाली करना है ना सर। तो आपको खाली करना है। डिप्टी कलेक्टर SRA का घर होता था तो 30 लगती नहीं थी। अब आपको लगाना है तो डिप्टी कलेक्टर SRA क्यों कानून का पालन करेंगे, वो देंगे। कई इलाकों से मुझे फोन आया कि सर 30 की 210 का सर्कुलर मानती ही नहीं है, बिल्डर को लिख के दे 210 का कंप्लाइंस करो। भाई 210 क्या बोल रहा है, 210A सर्कुलर क्या बोल रहा है कि जो भी प्रोग्राम होगा फेस वाइज प्रोग्राम होगा, और आप पहले फेस में जो आप बिल्डिंग बनाने वाले हो उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी झोपड़े आएंगे अफेक्टेड होंगे सिर्फ उतनों को ही आप नोटिस दे सकते हो। उसके अतिरिक्त एक भी झोपड़े को आपने तोड़ा तो आपके लिए स्टॉप वर्क निकाल दिया जाएगा, बराबर है। और दूसरी चीज, जो भी झोपड़े हैं उनको 2 साल का भाड़ा, 1 साल का PDC हर झोपड़ी धारक को आपको पे करना है। क्या ये कानून जो बनाया गया है ये कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। कि आज जहां जहां 30 मुझे फोन आते हैं, बहुत लोगों के फोन आते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं शायद आपका भी तो फोन आता होगा। और कल या परसों में मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसके लिए बहुत सारे कॉल्स उठा नहीं पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा मौसम बदली होने की वजह से थोड़ा तबीयत नाजुक हुई। कल के दिन तो मेरा आधा दिन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में गया। अभी संडे को जो चेकअप कराना है, ब्लड चेक वगैरह सब निकालना है, तो संडे के दिन भी शायद मैं बिजी रहूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये संडे अगर आप नहीं आए मिलने के लिए तो थोड़ा सा मुझे आसानी होगी कि मैं अपने जो भी टेस्ट है वो करवा लूँ, ब्लड टेस्ट वगैरह बहुत सारे टेस्ट दिए वो करवा लूँ। तो दोस्तों मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि संडे में उपलब्ध नहीं हो पाऊँगा आपके लिए। फिर भी अगर आपको अगर कोई भी तकलीफ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री रहूँगा आपको मैं कॉल बैक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम 38 का है, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सरकार ने जो प्रोविजन बनाया है 38 का कानून जो बनाया है, तो क्या 38 के कानून की वजह से कहीं और किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? क्या आप समझ सकते हैं मेरा कहना क्या है? क्योंकि मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ ये आप सभी मानेंगे कि 38 में जब निष्कासन कार्रवाई डिमोशन होता है उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं, किनका अधिकारों का हनन होता है, क्या बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। उसमें उन छोटे बच्चों के अधिकारों का हनन होता है जिन्हें RTE एक्ट के हिसाब से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि उनको शिक्षा का पूरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है।
आर्टिकल नंबर 21A के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21A के हिसाब से उनको पूरा अधिकार है। तो मुझे बताइए सर कि जो भी डेवलपर्स आते हैं वो इतने कम रेंट देते हैं कि लोगों को अपनी फैमिली को लेके वो विधि ने 2-3 किलोमीटर के एरिया में तो भाड़े पे ले नहीं सकते। तो उन बच्चों के भविष्य का क्या, उन छोटे बच्चों के भविष्य का क्या? तो क्या 33-38 की वजह से राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है? उन बच्चों को अपने मन चाहे स्कूल से निकाल के किसी और स्कूल में एडमिशन कराना पड़ रहा हो, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है जायज है? क्या आपको लगता है जायज है? अगर वो उसी स्कूल में पढ़ते हैं तो दोस्तों हम बड़े हैं, चलो बच्चा कॉलेज में भी है तो अफोर्ड कर सकता है कि भाई 2-4-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वो सफ़र कर सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ सफ़र करेंगे? और आप जो पेरेंट्स हैं वो कितने दिन बच्चों को ले जाके स्कूल छोड़ेंगे 10 किलोमीटर? तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज कौन देगा? तो क्या सरकार ने कभी सोचा है इस बारे में? यही तकलीफें होती दोस्तों, दिल तड़पता है, मन दुखता है कि एक कानून की वजह से दूसरे कानून का अनादर हो रहा है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। उन बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहे जो आने वाले देश के भविष्य है। किसी का भविष्य किसी ने देखा है? हो सकता है कि आने वाले देश के भविष्य उसी में से हो, और होना भी चाहिए, होगा भी। तो आज उनके साथ उनकी ये हालत हो रही है कि भाई वो एक जगह पे अपनी जिंदगी, उनका परिवार व्यतीत नहीं कर पा रहा है। हर बार कई भाड़े पे यहाँ पे कभी वहाँ पे भागना पड़ रहा है। तो उन बच्चों के पढ़ाई का क्या, उनके अधिकारों का क्या, शिक्षा के अधिकारों का क्या? तो क्या यहाँ पे संविधान के आर्टिकल नंबर 21A का उल्लंघन नहीं है? तो सरकार इस पर समीक्षा क्यों नहीं करती कि नहीं 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 38 भले ही कुछ भी हो, लेकिन उन बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उनकी पढ़ाई के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों ये तो एक पेरेंट समझ सकता है, क्योंकि पेरेंट्स तो भाई सभी होंगे, उनके बच्चे होंगे, नेता भी होंगे, ऑफिसर्स भी होंगे, तो उनको तो पता होगा कि जब बच्चों को हम किसी स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डालते हैं तो उनकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है। वो भी समझो ये तो है नहीं कि 32 उसी समय लगेगी जिस समय स्कूल की छुट्टी हो सकता है एग्जाम हो उस समय 38 लगाओ, एग्जाम के समय डिमोशन का ऑर्डर आया हो। तो ये जो तकलीफ है ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इस चीज में सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं, आप भाड़े ऐसे भाड़े तय कीजिए, सोसाइटी के पास नियम निकालिए, सर्कुलर निकालिए कि हर सोसाइटी should be make a regulation regarding the rent। भाड़े के विषय में एक रेजुलेशन पास किया जाए, हर सोसाइटी को मैंडेटरी होना चाहिए कि भाड़ा डिसाइड एयर डिपार्टमेंट का काम नहीं है। भाई इसके अंदर कितना सीधा और साधा जवाब हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने सीधा क्लियर कट ऑफ वर्ड में कहा था कि भाड़ा डिसाइड करना सरकार का अधिकार नहीं है, सोसाइटी का अधिकार है। बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसे कहते सोच, एक अच्छी सोच जो सबके लिए जायज है। क्योंकि दोस्तों जब सोसाइटी के अंदर रेजुलेशन बनेगा तो एजीएम होगी, एजीएम में आप सभी होंगे, जितने पात्र सदस्य होंगे वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि लोकेलिटी में भाड़े क्या चल रहे हैं सॉरी लोकेलिटी में भाड़े क्या चल रहे हैं। तो यदि वहाँ की लोकेलिटी के हिसाब से अगर आपको रेंट मिलेंगे तो आपके बच्चों की
पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, उनको वो जो चीज़ तकलीफें हो रही है वो नहीं होंगी। उसके हमारे प्रोजेक्ट में थे, हमारे प्रोजेक्ट में जब टूटे लोग, कोई मीरा रोड, कोई नाला सपारा, कोई वीरा चले गए। अब जिनके बच्चे सांताक्रूज में पढ़ रहे थे उन बच्चों के भविष्य का क्या हुआ? अंदाजा आप लगा सकते हो, हर कोई लगा सकता है, चाहे हमारे महाराष्ट्र के मुखिया, हमारे सीएम साहब भी लगा सकते हैं, सीओ इसारी भी लगा सकते हैं, हर एक आम नागरिक भी लगा सकते हैं कि उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्हें किस बात का दंड दिया जा रहा है? उसके अंदर एक अच्छा कानून बनाया जा सकता है जिससे राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन नहीं हो, बच्चों की पढ़ाई पे कोई प्रभाव न पड़े। इस सरकार का काम, सरकार की जिम्मेदारी है, और सिर्फ सरकार नहीं, हर कमेटियों की जिम्मेदारी है, हर सोसाइटी की जिम्मेदारी की, आपकी जिम्मेदारी की। आपके जो इलाके में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य आपके हाथ में है, तो आपको सोसाइटी के अंदर रेजुलेशन पास कीजिए, भाड़े के लिए ठहराव कीजिए, ताकि आपके लोगों को दर बदर भटकना न पड़े। दोस्तों, हमारी कमेटी में देख रहे हैं ना, कोई नायगांव तो कोई विरार, कोई न्यू मुंबई, कहाँ कहाँ 15,000 में सांताक्रूज के अंदर भाड़े पे, वो भी हमारी एरिया खुदवाड़ी में। सर आप आके देखिए, भाड़े पे 15,000 में एक रूम लेके देखिए। यहाँ भाड़े कितने पता है आपको? 10 बाई 20 का 100 रुपये स्क्वायर फीट चल रहे हैं, 100-110 रुपये स्क्वायर फीट भाड़े पे चल रहे हैं। तो उस लोकेलिटी मिलेंगे? तो ये चीज सरकार की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी इस चीज में करें। और 38 की जो प्रक्रिया है मैंने समझाया दोस्तों। अब इसके आगे तो मैंने बाकी जो वीडियोस पे बता दिए कि इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ आप टाइम पास कर सकते हैं। और आपको जो भी वहां पे मुद्दे उठाने हैं तो आप एक भाड़े का मुद्दा उठाइए और आर्टिकल नंबर 21A का मुद्दा उठाइए। ये दो ही मुद्दे आपके जो हैं तो सुने जा सकते हैं, अदरवाइज कोई मुद्दा नहीं सुना जाएगा। भाड़े के मुद्दे में यही होगा कि भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके भी छोटे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई कैसी होगी? तो ये चीज आप समझिए, क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया था 38 में सर, तब हमारे यहाँ भाड़े थे 15,000 रुपये। मैंने मुद्दा उठाया था तब हमारे यहाँ पे जो अपीलेट अथॉरिटी थे, उन अथॉरिटी ने डेवलपर को कहा भाड़े का मुद्दा सॉल्व कीजिए, नहीं तो अन्ना मैं ऑर्डर नहीं पास करूंगा, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन का मुद्दा है। तकलीफ में आ जाऊंगा मैं। यहाँ पे झोपड़ीदार ये नहीं बोल रहा है कि मैं घर नहीं खाली करूंगा, तो बोल रहा है मैं रात को घर तोड़ दूं सर, क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य क्या। तो मैंने अपने अपील मेमो में वही डाला था, मैंने अपने बच्चों के उसमें मैंने अपने अपील में वही डाला था जो कि मैंने 25 या 24 लोगों की लड़ाई लड़ा था, और जितने लोगों के बच्चे थे सबका डिटेल निकाल के उसमें सबमिट किया था, कौन सी स्कूल में पढ़ते, कहाँ पढ़ते। तब बिल्डर को बैठना पड़ा, और उस समय 3,000 रुपये भाड़े बढ़ाए थे उसने। कितना? 3,000, 12 से 15,000 रुपये किए थे। 15,000 भी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक राहत मिली कि हमारे अगल बगल में जो भी SRAs वगैरह बने थे उसमें 15,000 तक भाड़े में मिल जाते थे, 15-16,000 में। तो थोड़ा सा राहत लोगों को हुआ था। तो आपके पास भी वो चीज है कि 38 में बचने का रास्ता कोई नहीं है, लेकिन अब भाड़े का मुद्दा और राइट टू एजुकेशन का मुद्दा, अगर आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो सब डिटेल डालिए कि भाई बच्चे का उम्र कितना है, उसका कार्ड लगाइए। स्कूल में पढ़ रहा है वो 5 साल 7 साल 8 साल का बच्चा है, वो 5वीं में पढ़ रहा है, 6वीं में पढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ से सांताक्रूज से तोड़ के नाला सपारा जाऊंगा तो बच्चे स्कूल कैसे आएंगे डेली?
तो सांता क्रूज में जो पढ़ाई होगी क्या नारा सफारा में होगी? राइट टू एजुकेशन क्या बोल रहा है? बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है और उस अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता है। जाइए आप हाईकोर्ट तक, सुनवाई होगी आपकी। लेकिन दूसरे मुद्दे कुछ नहीं, खाली भाड़े का और आर्टिकल 21A जज को भी सोचने मजबूर करेगा। जज भी सोचने में मजबूर होंगे कि भाई अगर इसमें ऑर्डर देता हूं तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट बोला गया है 21A के अंदर बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई भी शिक्षा के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, ना स्कूल ना पेरेंट्स। जब पेरेंट्स को भी अधिकार नहीं दिया गया तो डेवलपर को कौन देगा? तो ये आप मुद्दा लीजिएगा, बहुत अच्छा मुद्दा है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे 33, 38 कब आती है। एनेक्सर बनने से 33, 38 नहीं आती है। एलओए के बाद जब आईओए आ गया तो आप समझ लो कि अब 33 निकलने की तैयारी है। और जो भी झोपड़े अपात्र हैं या अनिर्णित हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सबसे, वो कभी भी डायरेक्ट झोपड़े खाली करके न जाए, 33, 38 की नोटिस लेकर ही जाए। और यदि जो विरोध भी कर रहे हैं वो भी 33, 38 की नोटिस ले, भले पात्र हैं तो भी लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा एविडेंस है। दोस्तों आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? 2 साल का प्रोजेक्ट 10-10, 20-20 साल चल रहा है, 10-10, 20-20 साल चल रहे हैं, समय किसी ने नहीं देखा। कल यही नोटिस आपको जीवन देगी। इसलिए दोस्तों 33, 38 की नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके डेवलपर को बोलिए कि भाई हमें खाली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़ना है, लेकिन 33, 38 की नोटिस हमें चाहिए, ताकि ये प्रूव हो सके कि आपके झोपड़े थे और आपके झोपड़े खाली किसने कराए? सरकार ने। हमने सरकार की बात रखी, नोटिस आई, हमने झोपड़े सरेंडर कर दिए। ये आपका पक्ष बनता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखिएगा। और मैंने बताया कि संडे के दिन थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, थोड़ा टेस्ट वगैरह के लिए जाना है मुझे खार में, तो मैं मिल नहीं पाऊँगा, इसलिए जो संडे की सेवा मेरी रहती है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।